नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत करते हैं। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक बार फिर से उथल पुथल मचा है और फिर से सत्ता में फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यूनुस ने इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मोहम्मद यूनुस का कहना है कि उनका राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार यानी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वह पाकिस्तानी गोलीबारी और ड्रोन हमलों से प्रभावित परिवारों और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। भारत द्वारा 7 मई को पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए जाने के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह दूसरी जम्मू कश्मीर यात्रा होगी। इससे पहले वह 25 अप्रैल को कश्मीर का उन्होंने दौरा किया था। उन्होंने हमले में घायल कुछ लोगों का हालचाल जाना था और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तथा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर इस आतंकी हमले के बारे में चर्चा की थी। पीएम मोदी ने अपना खून गर्म होने की दहाड़ लगाई तो राहुल गांधी ने भी उतना ही बड़ा हमला किया। राहुल ने पूछा कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। इसके साथ ही राहुल ने पीएम मोदी के भाषण को खोखला करार दिया। उन्होंने आतंकवाद और भारत पाक सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावों को लेकर भी सवाल पूछे। राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी के भाषण के बाद राहुल ने उनसे 3 सवाल पूछे हैं। भारत के सम्मान से समझौता करने का आरोप लगाते हुए राहुल ने ट्वीट कर पूछा है, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के वायुसेना को काफ़ी नुकसान हुआ है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की शाहीन मिसाइलें, तुर्की से मंगाए गए ताकतवर ड्रोन, F-16 समेत 8 फाइटर जेट और अवॉक्स नष्ट हो गए। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हुआ। इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मनीर को तरक्की देकर फील्ड मार्शल बना दिया गया है। माना जा रहा है कि भारत से मिली करारी हार और बड़े नुकसान के बाद जानबूझकर उनके कद को ऊंचा किया गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को बरगलाया जा सके। पाकिस्तान ने भी भारत के कई जेट को नुकसान पहुंचाने के दावे किए हैं, मगर वो सबूत नहीं दे पाया है। देश के कई राज्यों में कोविड-19 मामलों में एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने पुष्टि की है कि राज्य में इस समय एक भी सक्रिय कोरोना मरीज नहीं है, जिससे प्रदेशवासियों को कुछ राहत मिली है। पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर कई कड़े कदम उठाए हैं। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग ने भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे सार्वजनिक परिवहन, बाजार, पूजा स्थल, सिनेमा हॉल और मॉल में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एडवाइजरी भी जारी की गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित चतरू क्षेत्र के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार दूसरे दिन भी जारी है। इलाके में 4 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। इस ऑपरेशन में ड्यूटी के दौरान एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलीन प्रभात ने भी इस इलाके का दौरा किया है और आतंकवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की। किश्तवाड़ के चतरू के सिंहपोरा इलाके में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान की पहचान सिपाही गायकर संदीप पांडुरंग के रूप में हुई। वह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले तहसील के करंडी गांव के रहने वाले थे। अधिकारियों ने शहीद जवान को पुष्पांजलि के साथ अंतिम श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर में विमान की आपात लैंडिंग मामले में डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का कहना है, इंडिगो A321 नियो विमान VTIMD ने उड़ान 6C2142 दिल्ली श्रीनगर संचालित की। FL 360 पर उड़ान भरते समय विमान पठानकोट के पास ओलावृष्टि और गंभीर अशांति में प्रवेश कर गई। चालक दल के बयान के अनुसार उन्होंने मार्ग पर मौसम के कारण बाईं ओर
विचलन के लिए उत्तरी नियंत्रण से अनुरोध किया, हालांकि इसे मंजूरी नहीं दी गई। बाद में चालक दल ने मौसम से बचने के लिए अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लाहौर से संपर्क किया, लेकिन उसे भी मना कर दिया गया। चालक दल ने शुरू में लौटने का प्रयास किया, लेकिन जब वो आंधी बादल के करीब थे तो उन्होंने मौसम में घुसने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने ओलावृष्टि और गंभीर अशांति का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश ने तबाही मचाई। इस बीच पेड़ और दीवार गिरने से हुए हादसों में 51 लोगों की मौत हो गई। बिजली के पोल टूटने से आपूर्ति बाधित हुई। बुलंदशहर में 89 किलोमीटर प्रति घंटे तो मेरठ में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली। आगरा अलीगढ़ क्षेत्र के साथ प्रदेश के अन्य पूर्वी इलाकों में भी 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चली। इससे कई इलाकों में टिन की छतें और छप्पर उड़ गए। उत्तर प्रदेश की नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये तस्कर विशाखापट्टनम और उड़ीसा से गांजा ट्रेन के रास्ते लाकर सप्लाई करते थे। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। नोएडा थाना फेज 2 क्षेत्र में ये दोनों गांजे की सप्लाई करने पहुंचे थे। तस्करों के पास से करीब 51 केजी गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ककराला के पास से आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों की पहचान रंजन प्रधान और जयंत मंडल के रूप में हुई है। दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के निवासी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में बुधवार शाम को आई आंधी के बाद सेक्टर और सोसाइटियों में 5 से 12 घंटे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रही है। इससे पानी सप्लाई पर भी बड़ा असर पड़ा। लोगों के घरों की टंकियां नहीं भर सकी। वहीं शहर भर में 100 से अधिक जगहों पर गिरे पोल हटाने में बिजली विभाग के कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ी। कई सेक्टर्स में आरडब्ल्यूए ने अपने स्तर से सड़क से पेड़ों को हटवाया, जिसके बाद आवागमन शुरू हुआ। नोएडा के सेक्टर 37 की आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अनीता सिंह ने बताया कि आंधी के बाद गिरे पेड़ों को हटाने के लिए वर्कर्स को लगाया गया। वहीं सेक्टर 55 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल ने बताया कि उन्होंने सेक्टर के सामने के मुख्य मार्ग पर बड़ा पेड़ गिरने के साथ ही जगह जगह टकनियां बिखरी रही, उसे हटाया गया। चीन के करीबी मित्र पाकिस्तान में कोरोना ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले एक पखवाड़े में कराची में कोविड-19 से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग थे, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, जो पहले से ही कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी मौतें आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई है। इस अस्पताल में भारी मात्रा में कोविड-19 की मरीज भर्ती हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को लेकर चीन अचानक कुछ ज़्यादा ही मेहरबान दिख रहा है। चाहे जल संकट की बात हो या CPEC प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान तक ले जाना हो, चीन अचानक पाकिस्तान को लेकर बहुत सीरियस हो गया है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान में जल संकट बढ़ता जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों को सही माने तो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां सूख रही हैं, जिससे 80% कृषि और 1/3 जल विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है। चीन को अपने दोस्त का यह कष्ट देखा नहीं जा रहा है। 7 मई और 9 मई को भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के पंजाब में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। शायद यही सब कारण है कि चीन अचानक अपने दोस्त पाकिस्तान के लिए प्रोटेक्टिव नजर आ रहा है। हरियाणा के ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन ओल्ड रेलवे स्टेशन पर बेसमेंट की खुदाई चल रही थी। इसी दौरान हादसा हो गया। मिट्टी ढहने से 4 मजदूर नीचे दब गए। इस दौरान 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई। वहीं मजदूर गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। पिछले साल सितंबर महीने में ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरब्रिज के नीचे भरे बरसाती पानी में XUV 700 के डूबने के चलते उसमें बैठे HDFC के बैंक मैनेजर और कैशियर की शुक्रवार रात दर्दनाक मौत हो गई थी। मृतकों के साथ बैंक में काम करने वाले बैंक कर्मचारी आदित्य ने बताया था कि गुरुग्राम के सेक्टर 31 में HDFC की शाखा में विराज द्विवेदी बतौर कैशियर के रूप में काम कर रहे थे और पुण्य श्री शर्मा बैंक के मैनेजर थे। वह बैंक यूनियन के अध्यक्ष भी थे।
अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ले डूबेगा। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, अब इसके 75 वर्ष बहुत जी लिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारा था। इसके बाद भारत के वीर सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में 26 के बदले 124 आतंकियों को मारा गया। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर थे। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में बने श्री हनुमत कथा मंडप का लोकार्पण किया। इसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 500 साल के अंतराल के बाद रामनगरी अयोध्या का वैभव वापस लौटा। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के ज्यादातर एक्शन पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, खासकर केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में। लेकिन बीजेपी नेता सरकार का यह कहते हुए बचाव करते हैं कि जांच एजेंसी अपने हिसाब से काम करती है और ये काम सिर्फ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होता है। यहां तक कि पीएम मोदी भी एक बार ईडी सहित केंद्रीय जांच एजेंसियों की तारीफ कर चुके हैं। ये तो प्रधानमंत्री मोदी का ही ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो काम जनता नहीं कर पाई, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों ने कर दिखाया। फिर डर किस बात का? पीएम मोदी की ये तारीफ तो जांच एजेंसियों के लिए वैसी ही है जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर के लिए यूपी पुलिस की पीठ ठोकते हैं। जब शोज में पूछा जाता है फिर गाड़ी पलटेगी, तो मुस्कुराते हुए कहते हैं बिल्कुल फिर गाड़ी पलटेगी। कई मामलों में जमानत देते वक्त अलग अलग अदालतों ने ईडी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। लेकिन तमिलनाडु के एक केस में ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफ़ी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ईडी के एक्शन को उसी दिशा में ले जा रही है जहां तमाम विपक्षी दल जांच एजेंसी पर सरकार के कहने पर या दबाव में काम करने के आरोप लगाते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में दाखिल आरोप पत्र में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि कुछ कांग्रेस नेता उन व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों के निर्देश पर यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को पैसे डोनेट किए, क्योंकि ऐसा नहीं करना उनके राजनीतिक करियर और कारोबार के लिए नुकसानदेह होता। ईडी ने आरोप लगाया कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का नियंत्रण राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है और दोनों डोनेशन की आड़ में कंपनी को ट्रांसफर किए गए धन के लाभार्थी हैं। ईडी ने आरोप पत्र में दिल्ली की एक अदालत में इसे दायर किया था। कोर्ट ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दायर चार्जशीट में 78 वर्षीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और उनके बेटे राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार प्रोटेस्ट और इजरायल के विरोध में माहौल से ट्रंप सरकार का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कैंपस में प्रदर्शन और अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय की मांगों को ठुकराने के बाद ट्रंप सरकार यूनिवर्सिटी के खिलाफ आक्रामक है। पिछले महीने 2 अरब अमेरिकी डॉलर की फंडिंग रोकने के बाद अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद करने का फरमान सुना दिया है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड में पढ़ रहे करीब 7,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से कहा है कि उन्हें दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र लेना होगा, वरना वे अमेरिका में रहने की अपनी कानूनी अनुमति खो देंगे। इससे अमेरिका में पढ़ रहे बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी प्रभावित होंगे। भारतीय छात्रों के खिलाफ इस तरह के फैसले लेने से पहले ट्रंप प्रशासन भूल गया कि भारतीय अमेरिकियों ने उनके शैक्षणिक संस्थानों को भर भर कर अरबों रुपए दान दिए। पिछले 5 वर्षों में बीएसई के शेयरों में 52% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है, जो इसे एक मल्टी बैगर स्टॉक बनाता है। पिछले 1 वर्ष में लगभग 115% बढ़ा है। 2025 में अब तक 30% चढ़ चुका है। एक ऐसा शेयर जो थमने का नाम नहीं लेता है। इधर शुक्रवार को शेयर 3 हिस्सों में बटा और उधर शेयर फिर से 7% तक भाग गया। इस तेजी के साथ ही कंपनी का मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर रूस भारत के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक की चपेट में आते आते बच गया। इस विमान में डीएम के सांसद कनिमोई सवार थीं। ड्रोन अटैक की वजह से कई घंटे तक विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर चक्कर लगाता रहा। कई घंटे की देरी के बाद आखिरकार ये विमान मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरा। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के देशों को भारत का रुख बताने के लिए 6 प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देश गए हैं। भारत की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल रूस गया है उसमें डीएम के सांसद कनिमोई, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, कैप्टन ब्रिजेश, अशोक कुमार मित्तल, राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 22 मई को रूस के लिए रवाना हुआ।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के दावे पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। वीकली प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी संबंध द्विपक्षीय होना चाहिए, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। तुर्की पर विदेश मंत्रालय ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की पाकिस्तान से कहेगा वह सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे और उस आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कदम उठाए। द्विपक्षीय रिश्ते एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर बनते हैं। जायसवाल ने कहा, सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर सकता। जैसा कि पीएम ने कहा है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, व्यापार और आतंकवाद भी एक साथ नहीं चल सकते। और टॉप अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।